सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूक्लियर ब्रेनरी। सो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें पीवाईक्यूज़ भी है जो कि जेई मेंस में भी काम आता है, एडवांस में भी आता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो जेई मेंस में आता ही है, प्लस बोर्ड्स में, नीट में बहुत भर भर के आता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखना, पूरा बढ़िया से समझ में आने वाला है वीडियो, बहुत अच्छा जाने वाला है सेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस देखना है, आंसर मारना है। आप लोग ट्राई करना कि क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, ठीक है, और खुद से जवाब दो। कमेंट में बताना है कितना आप लोग ने सही करा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी बोर एंड ऑप्शन डी जीमैन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोग से बन गया होगा। इसका आंसर है डाल्टन। डाल्टन ने ही दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्लस में डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन भी दिया था। लॉ ऑफ डेफिनिट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन भी दिया था, ठीक है। तो ये भी अपने माइंड में रखना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वेट, लॉ एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन भी दिया था। नीचे प्रोपोर्शन लिख लो आप लोग, उधर जगह कम हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिफिनिट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन भी दिया था डाल्टन ने, और कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड पहला मॉडल कौन सा था। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एवरी बॉडी रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूस एनर्जी पैकेट। यानी कि जो भी कोई भी बॉडी हो, वो डिसकंटिन्यूस एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। पैकेट्स और बंडल्स कुछ भी बोल सकते हैं। और लाइट का जो एनर्जी पैकेट होता है उसको फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो इन प्लैंक्स का जो क्वांटम थ्योरी वही यही है। मैं लिख के लाया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी रेडियस एनर्जी इन द फॉर्म डिसकंटिन्यूस एनर्जी पैकेट्स और बंडल्स। इच बंडल इज नोन एज क्वांटम एंड क्वांटम ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन्स, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लो, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। और भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या था वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो एनर्जी होता है, एनर्जी ई जो होता है, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, न्यू के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में दिया हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वाज द फर्स्ट मॉडल बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जो पहला मॉडल बेस्ड था वो था बोर्स मॉडल, ठीक है। तो बोर्स मॉडल हमारा ये आंसर हो जाएगा, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड। तो बोर मॉडल कैसे बेस्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब भी एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करती है तो उसकी एनर्जी बढ़ते जाती है, ठीक है, जो कि हम लोग को पता चलता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आई होप सभी लोग को पता होगा। तो इसका आंसर है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद होना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि एमसीक्यू में वन वर्ड में ये आंसर एमसीक्यू में एक नंबर के लिए आ सकता है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस है। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5.48 इंटू 10⁻⁻⁴ होता है, ठीक है। ये हुआ मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स जम्प टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर फॉर। तो अल्फा पार्टिकल का तो E/m रेशियो नहीं निकलता, इसको हटा दो, ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है तो इसका जीरो हो जाएगा। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मास जो होता है किसका कम होता है, मास कम होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, निग्लिजिबल होता है, इसलिए E/मास रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैथोड रेज। कैथोड रेज आर। तो कैथोड रे क्या होता है, कैथोड रे ऐसा रे होता है जो कि कैथोड से एनोड पे जाता है, यानी सी से ए पे, कैथोड से एनोड की तरफ जाता है कैथोड रे, ठीक है। अब एनोड क्या हुआ, पॉजिटिव, एनोड हमारा हुआ पॉजिटिव, कैथोड हो गया हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। तो
पॉजिटिव की तरफ कौन सा जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, राइट। तो नेगेटिव क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा एनोड की तरफ। तो कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ऑप्शन है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी है 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सॉल्व कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी बाई 2 होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये मैच करो, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द डिफरेंट लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज आर प्रेजेंट इज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन्स, तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्पडे, ठीक है। तो लाइमन में क्या होता है, लाइमन होता है यूवी, ब्रैकेट होता है विजिबल, विजुअल स्पेक्ट्रा में आता है, और ये सब इंफ्रा में आता है, ठीक है, IR, ठीक है। तो हमारे हमसे क्या पूछता है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द डिफरेंट लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन में क्या यूवी, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया मैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट गिवन बाय, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पहला बार वे जो वेव नेचर है वो दिया गया था डी ब्रोगली के द्वारा, ठीक है। क्योंकि डी ब्रोगली का जो थ्योरी है, डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू H/mv, जो कि वेव नेचर पे ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट टाइम दिया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, स्टेटमेंट दिया गया है, ऑप्शन ए इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ऑप्शन बी डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, सभी जानते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो होता है, हम लोग जैसे जैसे न्यूक्लियस से आगे जाते हैं एनर्जी इंक्रीज होता है, ओके। तो न्यूक्लियस से जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ये किसने दिया था, ये दिया था हमारे बोर साहब ने, जिन्होंने बताया था कि जैसे हम लोग न्यूक्लियस से आगे जितना दूर जाते हैं वैसे ही उसका एनर्जी इंक्रीज होते जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो बोर ने हमें बताया था ये बात, तो बोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम इज, ऑप्शन ए इज हाइड्रोजन, ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑप्शन डी इज बोरो। तो एज वी नो कि जो मास नंबर जो होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, हीलियम, बोरोन, हाइड्रोजन, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हाइड्रोजन पे सबसे पहले आते हैं हम लोग। हाइड्रोजन पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा एक, 1 इलेक्ट्रॉन, और उसको फिर न्यूट्रल करने के लिए एक प्रोटॉन तो होगा ही, ठीक है, प्रोटॉन तो होगा, ये कंफर्म है। तो यानी कि इसके पास अगर न्यूट्रॉन होता तो एक न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू इसका मास नंबर 2 हो जाता है। लेकिन मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 1 होता है, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, लेकिन अगर न्यूक्लियस होता, न्यूट्रॉन होता, देन 2 हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ओनली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्यों होता है इसके पीछे मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्यों होता है। बिकॉज अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है देन वो चार्ज हो जाएगा, यानी कि चार्ज हो जाएगा, लेकिन इसको करना क्या है, स्टेबिलिटी के लिए ये न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए इसके पास प्रोटॉन भी है, लेकिन इसका मास नंबर ओनली 1 है, इसका मतलब इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ऑप्शन ए हो गया हमारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑप्शन बी सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ऑप्शन सी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग देखो कौन सा होगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर का जो नेम है वो एंगुलर क्वांटम नंबर भी होता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी होता है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी होता है, यानी कि इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं क्योंकि ये बोर्ड्स में आ सकते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is
इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द अवेलेबल ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग इन एनी वन ऑर्बिटल अकर्स इट इज। तो किसने दिया था ये वाला कि मान लो अगर हमारे पास पी ब्लॉक है, हम सभी जानते हैं अगर पी ब्लॉक है, अगर पी वाला है तो पी में क्या होता है कि पहले अगर 3 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिट बनाते, 1 2 3, तो पहले सिंगल फील्ड होगा, ओके, सिंगल फील्ड होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो ये किसने दिया था, तो ये कौन से रूल के अंदर में आता है, तो ये हुंड्स रूल के अंदर में आता है, ठीक है। हुंड्स रूल में ये बताया गया था कि अगर कोई भी ऑर्बिट है तो उसका जो ऑर्बिटल है वो पहले सिंगल फील्ड होगा, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा सिंगल फील्ड, उसके बाद तब कंप्लीट फील्ड होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज डेल्टा वी, सो for an electron if the uncertainty in velocity is delta v, the uncertainty in its position delta x is given है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग ने। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने बताया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 होगा, ठीक है। ये हमें बताया था हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से। तो डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को, एक मिनट, ठीक है, डेल्टा पी को लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी, क्योंकि पी जो है यहाँ पे मोमेंटम और मोमेंटम एम वी होता है, तो डेल्टा पी हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी, ओके। तो यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4, ठीक है। तो इसके बाद डेल्टा वी पूछा हमसे ना, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 m डेल्टा एक्स पूछा है, सॉरी। तो डेल्टा एक्स पूछा है, तो डेल्टा एक्स के टर्म में लिख लेते हैं हम लोग। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 m डेल्टा वी। तो कौन सा ऑप्शन है वो हम लोग देख लेते हैं, h/4 m डेल्टा वी, h/4 m डेल्टा वी, h/4 m डेल्टा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पे हमारे सेशन की एंडिंग होती है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।